नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। सरकार ने 7वें वेतन आयोग का ऐलान कर दिया है और सरकारी कर्मचारी आने वाले 2 सालों में फिर से अपनी तनख्वाह में इजाफे की उम्मीद जगा बैठे हैं। प्याज टमाटर की महंगाई से लड़ते लोग अब घर में गाड़ी घोड़े का सपना देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था की पंचर हुई गाड़ी की फिक्र में लगे जानकार इस बात से परेशान हैं कि अब अर्थव्यवस्था में कौन से पंप की हवा फूंकी जाए। सरकार ने तो घाटे से लड़ते हुए खजाने को लुटाने की सी ठान ली है, क्योंकि जिम्मेदारी अब अगली सरकार को पूरी करनी है। और ऐसे में आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे संतुलन के वो बिंदु जो अर्थव्यवस्था, अच्छी सैलरी और जवाबदेह कर्मचारी के बीच जरूरी है। तो 7th पे कमीशन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं डीके पंत साहब, जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंडिया रेटिंग्स में और हेड ऑफ पब्लिक फिनांस भी हैं यहाँ। बहुत स्वागत है आपका पंत साहब। हमारे साथ सीएम वासुदेव साहब हैं, जो कि पूर्व वित्त सचिव रह चुके हैं और 5th पे कमीशन के दौरान आपकी भूमिका भी रही। बहुत स्वागत है आपका वासुदेव साहब। हमारे साथ इसके अलावा रवि श्रीवास्तव हैं, जो कि अर्थशास्त्री हैं और जेएनयू में प्रोफेसर हैं। आपका भी स्वागत है। हमारे साथ इसके अलावा एमएस राजा हैं, जो कि वर्किंग प्रेसिडेंट हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर एसोसिएशन के, और इनके संगठन में 100 से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी संगठन रजिस्टर्ड हैं। आपका भी बहुत स्वागत है राजा साहब। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रियरंजन दास। बहुत स्वागत है प्रियरंजन आपका। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने अपने इन कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। क्या ये सियासी दांव है? चुनाव के मौसम में 70 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करने का, ये संदेश देने का कि यूपीए सरकार को सरकारी कर्मचारियों की कितनी फिक्र है। ये बड़ी खुशी की बात है कि यूपीए सरकार हमेशा की तरह इससे पहले जैसे सरकारी कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा, उसी प्रकार से अब सरकारी कर्मचारियों के हितों में का ध्यान रखते हुए 7वें वेतन आयोग को स्थापित करने की घोषणा की गई है। हालांकि जानकारों का मानना है कि 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर पहले से ही घाटे में चल रहे सरकारी खजाने पर और ज्यादा बोझ पड़ेगा। 2009 में 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से पहले वर्ष में सरकारी खजाने पर 26,035 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा था। उस कारण राजकोषीय घाटा उसके पहले साल के 2.5% से बढ़कर 6% हो गया। 2013-14 में असैनिक सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर 1,24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। अगर पेंशन पर खर्च होने वाले 70,700 करोड़ रुपए को भी शामिल कर लें तो कर्मचारियों पर कुल सरकारी खर्च का 12% हिस्सा खर्च हो रहा है। अंदाजा लगाना आसान है कि 7वां वेतन आयोग लागू होने पर यह बोझ कितना बढ़ जाएगा। जो अभी 7वां पे कमीशन बैठेगा उसकी जो लागू होगा वो 2016 में लागू होगा। तब तक सरकार बदली होगी, जो सरकार होगी उसके सिर पे ये ठीकरा फूटने वाला है। मुद्दे और भी हैं। सरकारी कर्मचारियों को अच्छी सैलरी मिले, इस पर तो कोई विवाद नहीं है, मगर अच्छी सैलरी की हद क्या है और उनकी तुलना निजी क्षेत्र से करना वाजिब है? निजी क्षेत्र में कर्मचारियों की जवाबदेही रोजमर्रा के स्तर पर तय होती है। निजी कंपनियों के मुनाफे में गिरावट आते ही कर्मचारियों को पिंक स्लिप पकड़ा दिया जाता है, जबकि सरकारी नौकरी पूरी उम्र के लिए होती है। और फिर जब राजकोष संभालने के नाम पर सरकार गरीब तबकों और मध्य वर्ग को मिलने वाली सब्सिडी में लगातार कटौती कर रही है, तो अपने कर्मचारियों का वेतन लगातार बढ़ाते जाना क्या उसकी सही प्राथमिकता है? कर्मचारियों का अपना तर्क है और अर्थव्यवस्था का अपना तकाजा, और फिर सामाजिक न्याय के बड़े सवाल हैं कि आखिर न्यूनतम से अधिकतम सैलरी के बीच फर्क कितना होना चाहिए। 7वें वेतन आयोग के गठन ने इस बहस और इन मुद्दों को फिर प्रासंगिक कर दिया है। तो वासुदेव साहब, शुरुआत इसलिए मैं आपसे करना चाहती हूं क्योंकि आप 5th पे कमीशन में काम कर चुके हैं और इसके अलावा बहुत सारी जो इस पे कमीशंस की निटिग्रिटीज़ होती हैं उसको आप जानते और समझते हैं, और एक सरकारी कर्मचारी भी रह चुके हैं। ये जो सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग बनाया जाता है, इसकी मौजूदा वक्त में क्या ज़रूरत है और अच्छी सैलरी का मतलब क्या होता है? देखिए, बहुत आसान उसका उत्तर नहीं है। इसके कई पहलू हैं मेरे हिसाब से।
एक तो पे कमीशन बनाने का जो ढांचा हमारे चला है कि हर 7 साल में या 6 साल में एक पे कमीशन बन जाती है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं और एक ही किस्म की पे कमीशन से चाहे आपके जितने भी कर्मचारी हों, चाहे साइंटिस्ट हों, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे इंजीनियर्स हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे पुलिस हो, चाहे डिफेंस हो, सारे ही एक ही पे कमीशन में उसको देखने में बहुत ही, मैं समझता हूँ, अनप्रोफेशनल तरीका है सरकारी कर्मचारियों को पे और टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस फिक्स करने के लिए। इससे पास्ट में बहुत दिक्कतें आई हैं सरकार को, मगर क्या वजह है कि सरकार पुराने जो परेशानियां रही हैं उससे लेसन्स नहीं लर्न कर पा रही हैं। कई 2-3 पे कमीशन ने रिकमेंड किया है कि इस किस्म की हर 5-6 साल में पे कमीशन नहीं बननी चाहिए। आप एक स्टैंडिंग बॉडी, 10 साल पे पे कमीशन, हाँ, एक स्टैंडिंग बॉडी बनाइए डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, जो उनकी ज़रूरत है उनको देखें, क्योंकि सरकारी तंत्र में बहुत किस्म की दिक्कतें हैं। एक तो देखिए बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल स्टाफ का नंबर बहुत है, 95। लेकिन वासुदेव साहब, आपने जो कहा कि कई बार इस पे सवाल उठाया जा चुका है, आपने कहा कि सारे सेक्टर्स के कर्मचारियों को एक ही तरह के पे स्केल और एक ही तरह के स्ट्रक्चर में बांधने की कोशिश की जाती है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है सेना के लिए अलग पे स्ट्रक्चर बनाया जाता है। नहीं, एक सेपरेट चैप्टर होता है, बट पे कमीशन वही होती है, एक सेपरेट वॉल्यूम होता है जो डिफेंस सर्विसेज के लिए होता है, मगर फिर वो कंपेयर करते हैं, अच्छा इनको इससे मिल गया, डॉक्टर्स को इतना मिल गया, सिविल सर्विस को इतना मिल गया, फलाने को मिल गया, हमें नहीं। सो इस किस्म का जो बहुत ही, मैं समझता हूँ, अनसेटिस्फैक्ट्री तरीका है, क्योंकि हर सेक्टर का स्किल मिक्स रिक्वायरमेंट अलग है, स्किल्स अलग रिक्वायरमेंट हैं। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ मार्केट के मुकाबले में सरकार में तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं। जैसे आप ड्राइवर ले लीजिए, ड्राइवर सरकार में आज 25,000 रुपये ले रहा है, आप देखिए कहीं ड्राइवर प्राइवेट सेक्टर में 5-7 हज़ार, 10,000, 12,000 से। क्लरिकल स्टाफ देखिए, क्लास 4 स्टाफ देखिए, बहुत ही ज़्यादा सरकार में तनख्वाहें हैं बनिस्बत इसके की जो मार्केट में मिलती है। ये सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे वासुदेव साहब, लेकिन फिर से मैं अपने उसी सवाल पे आती हूँ कि इस तरह की सैलरी बढ़ाने की ज़रूरत क्या है, और जो वासुदेव साहब ने सवाल उठाया उसको भी मैं उसमें इंक्लूड करना चाहूँगी। वो ये कि स्किल बेस्ड सैलरी स्ट्रक्चर क्यों ना हो, क्यों एक ही जैसा सैलरी स्ट्रक्चर सभी का हो? सबसे पहले एक वेज रिविजन की ज़रूरत क्या है वो बताए बिना इसमें जाएंगे तो सही नहीं होगा। जी जी, देखिए, आज किसी को याद भी नहीं होगा पहली वेतन आयोग कब आया। आज छठे की, 7वीं की, नहीं, हमें मालूम है 1946 में आया। 48 में वेतन आयोग 48 में इम्प्लीमेंट हुआ। हाँ, इम्प्लीमेंट हुआ 48 में। 47 में रिपोर्ट आए, 46 में गठन हुआ। वो समय का पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कर्स का आंदोलन के चलते, हड़ताल के चलते, उसके चलते आज तक कितने साल गुजरे। अभी हमने एक चार्ट बनाए हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने एक चार्ट बनाए। अभी 2008 में जो पे कमीशन ने जो वेतन सुधार की, 2006 की कुछ दाम के आधार पर किया। हमारी मांग छठा वेतन आयोग के सामने यह था कि नीड बेस्ड मिनिमम वेज जो 1957 में जो ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट हुआ था, उसमें जो कॉन्सेंसस आम सहमति बनी थी नीड बेस्ड मिनिमम वेज की, उसके आधार पर होनी चाहिए। नीड बेस्ड मिनिमम वेज एक्चुअली डॉक्टर अक्रोड फॉर्मूला के आधार पर है। जब हम पे कमीशन से हमारे मेमोरेंडम अपने गए कॉन्फेडरेशन की तरफ से, उन्होंने बोला नीड बेस्ड मिनिमम वेज यानी डॉक्टर अक्रोड फॉर्मूला। हमने बोला यस, हमने उसके आधार पर ही बनाए हैं। कौन क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए 57 का उस फॉर्मूला में है। एक परिवार को कितना होना चाहिए, परिवार यानी 3 यूनिट्स है, 2 अडल्ट्स और 2 बच्चे, इस आधार पर हमने दिया। अभी पे कमीशन तो उसको तोड़ मरोड़ करके इम्प्लीमेंट किया दामों पे। 1 किलो सब्जी 10 रुपया, ये सब पे कमीशन का कहना था। पाव किलो भी नहीं मिलता वो समय भी। वो छोड़िए, वो दाम जो भी दाम तय किए, आज हम हमारे मांग हर 5 साल में होनी चाहिए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि 10 साल के बजाय पे कमीशन को हर 5 साल में बनाया हर 5 साल में वेतन पे कमीशन नहीं बोल रहा, वेज रिविजन। वेज रिविजन तो वेज हम रिविजन के लिए तो पे कमीशन बनाया जाता है। अभी लोग उसको पे कमीशन का भाषा ही समझते हैं। ये हमारा गलती नहीं है। तो वेज रिविजन हर 5 साल में। देखिए, 2 चीज़ है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है तो नेचुरली वेज रिविजन होती है। इसीलिए तो डीए बढ़ाया जाता है। अब उसमें मैं आ रहा हूँ। अभी हम 2011 के हिसाब में कैलकुलेशन किया,
160% जब डीए बढ़ा, एक्चुअल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में बढ़ोतरी हुई, डीए बढ़ी 51%, 51%। डीए वो जो फॉर्मूला है वो ही फॉल्टी है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बास्केट है कंज्यूमर आइटम तय करने के, उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम डालेंगे, दाल चावल का दाम बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का दाम कम होंगे, वनस्पति ऑयल होंगे, उसका फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं होगा, लेकिन आपका मस्टर्ड ऑयल हो, जो मतलब भी आप तेल हो, ये कह रहे बढ़ेंगे। हैं कि दरअसल जो वैज्ञानिक तरीका अपनाया जाना चाहिए सैलरी बढ़ाने नहीं को लेकर, वो अपनाया। नहीं हो रहा है। रवि श्रीवास्तव जी, आप जो टीचर्स के लिए जो 6th पे कमीशन बना था, उसमें कुछ भूमिका निभा चुके हैं, उसमें कुछ हद तक आपका भी सहयोग रहा है, इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब 2-3 बातें अभी उभर के आई हैं। एक तो ये कि जो स्किल बेस्ड, परफॉर्मेंस बेस्ड जो तरीका होना चाहिए पे कमीशन का या सैलरी बढ़ाने का, वो क्यों नहीं होता है, और दूसरा जो इन्होंने सवाल उठाया कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से वैज्ञानिक तरीके से सैलरी को स्ट्रक्चर किया जाना चाहिए, वो दरअसल अभी नहीं हो रहा है, और इसमें राजनीतिक मंशा ज़्यादा दिखती है। वो जो कठोर फैसले लेने वाली बात होती है, वो सरकारें उससे बचती हैं। ऐसा क्यों? पहले तो मैं ये कहूँ कि वेज रिवीजन क्यों होना चाहिए, ये सवाल बार बार उठ रहा है, और थोड़ा इसमें स्पष्टता की ज़रूरत है। देश में जो प्रति व्यक्ति आय है वो निरंतर बढ़ती है, तो एक तो प्रश्न ये उठता है कि महंगाई है तो इसलिए लोगों की आमदनी इसलिए बढ़े कि महंगाई को न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन वेज रिवीजन इसलिए होता है क्योंकि जब प्रति व्यक्ति आय देश में बढ़ रही है तो उसके सामंजस्य में लोगों की आमदनियाँ बढ़ें। अगर लोगों की आमदनियाँ प्रति व्यक्ति आय की सामंजस्य में नहीं बढ़ती हैं तो इसके मतलब ये कि जो आय से इतर आमदनियाँ हैं, मुनाफे की, लाभखोरी की, वो आमदनियाँ बढ़ रही हैं। और हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे पिछले 20 वर्ष 30 वर्ष के आंकड़े देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि निरंतर वेजेस और सैलरीज का जो अंश है राष्ट्रीय आय में, ये घटा है, और जो नॉन वेज नॉन सैलरी कंपोनेंट है नेशनल इनकम का, वो बढ़ा है। तो इसके लेकिन मतलब अभी तो मैं ये पढ़ रही थी किसी रिपोर्ट में, किसी आर्थिक अखबार की रिपोर्ट में, कि 2013-14 में जो वेतन है उस पर सरकारी व्यय का 10-11% खर्च कर रही है। मैं आपसे सरकारी कर्मचारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आमतौर से ये कह रहा हूँ कि अगर मजदूर हो, रिक्शे वाला हो, या सरकारी कर्मचारी हो, या किसी निजी क्षेत्र में कोई काम करने वाला हो, उसकी जो रियल वास्तविक आय है उसमें वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि प्रति व्यक्ति की, क्योंकि अर्थव्यवस्था की हालत में निरंतर सुधार होता है। इसलिए वेतन में जो बराबर उसका जो रिवीजन होता है, सरकारी वेतन अपने से नहीं बढ़ते हैं, निजी क्षेत्र में वो बाजारी क्रिया से बढ़ते हैं, तो इसलिए निरंतर उसमें रिवीजन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जो सुधार हो रहा है उसका वो व्यक्ति जो सरकारी क्षेत्र में काम कर रहा है, एक शिक्षक के रूप में काम कर रहा है, एक कर्मचारी के रूप में काम कर रहा है, वो भी उसमें भागीदार बन सके। तो इसलिए वेज रिवीजन की जरूरत पड़ती है। जो बात आपने कही कि हर 5 साल में रिवीजन होना चाहिए, जितनी जल्दी ये वेज रिवीजन की प्रक्रिया हो, जितनी अधिक फ्रीक्वेंसी से हो, उतना सरकार के ऊपर एकाएक जो बोझ आता है, क्योंकि वित्त के ऊपर जो बोझ आता है वो नहीं आएगा। लेकिन ये एक समझने की बात ये जरूर है, क्योंकि रिवीजन के बारे में एक प्रतिक्रिया समाज में होती है। वो इसलिए होती है कि हमारे समाज में जो निचले स्तर पर आदमी जो है उसकी आमदनी यहाँ पर है, और जो उचले स्तर पर है, जो सबसे उच्च है, उसकी विषमता बहुत ज्यादा है। सरकारी कर्मचारी बिल्कुल निचले स्तर पर भी नहीं है, ऊपर स्तर बीच में है। लेकिन सरकारी कर्मचारी, क्योंकि उसकी जो निचले स्तर से अगर आप देखें, जो ग्रामीण मजदूर है, उसकी अपेक्षा जो ग्रुप डी कर्मचारी है उसकी तो आमदनी डॉक्टर लोहिया ने जो कहा था कि अधिकतम और न्यूनतम के बीच में जो 10 का फर्क रखना चाहिए, वो अब लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल ये है, पंत साहब, मैं ब्रेक पर जाने से पहले आपको जरूर इसमें शामिल करना चाहूंगी। जो 12वें वित्त आयोग ने ये जो सिफारिश की थी कि वेतन आयोग के गठन को खत्म करना चाहिए और एक स्थायी तरीके से इसका समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए, क्या वो जो समस्याएं अभी तक सामने आई हैं उसका परमानेंट समाधान हो सकता है? देखिए, इसमें 2-4 चीज़ें हैं कि एक तो जैसा आपने बोला कि इससे सडनली जो एक्सपेंडिचर का झटका जो लगता है, और अगर आप देखें पिछले 3 वेतन आयोग जब से वो आए, वो उस समय आए कि देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था उस समय सही नहीं थी, फिस्कल पोजीशन बहुत बेकार थी, और वेतन आयोग का जो झटका सरकारी बजट बैलेंस पे पड़ा,
चाहे आप 96 के समय 5th पे कमीशन को देखें। पिछले पे कमीशन के समय ये उम्मीद थी कि इस समय हालात बहुत अच्छे हैं, तो इससे सरकारी घाटा जो है उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, परंतु उसके 1 साल बाद जो लीमैन ब्रदर क्राइसिस हुआ उसके कारण हमारी इकॉनमी फिर पटरी पे से उतरी। इस समय अभी फिर वही हालात हैं, सरकारी वित्तीय घाटे की सिचुएशन बहुत बुरी है, और 2 साल बाद जबकि 2016 में ये वेतन आयोग का असर आएगा तो वो असर भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर कुछ साल पीछे ले जाएगा। उसमें ये होता है कि आप 10 साल में जब रिवाइज कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए आप पर ईयर 2% के हिसाब से भी सैलरी रिवीजन कर रहे हैं तो आपका 20% का एक जो सैलरी रिवीजन होता है तो वो सडनली आपका जो असर पड़ता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसी की जगह जैसे कई वेतन आयोग ने बोला कि दोबारा वेतन आयोग की ज़रूरत नहीं है, 50% से ज़्यादा डीए नहीं होना चाहिए, फिर डीए जैसे ही 50% से ऊपर होगा वो डियरनेस पे में कन्वर्ट होके बेसिक पे के साथ मिल जाएगा। और वो कई सारे सुझाव दिए गए, परंतु जैसा वासुदेव साहब ने बोला, बाकी कमेंटेटर ने बोला कि जो चीज़ें ईजी होती हैं सरकार उसको तो एक्सेप्ट कर लेती हैं, जो टफ डिसीजन है वो सरकार नहीं लेती, और ये इस सरकार ने हर सरकारों के साथ यही है और आने वाले समय में भी यही होने वाला है। जी, तो अर्थव्यवस्था को किस तरह से देखते हुए सैलरी के स्ट्रक्चर को तय किया जाए ये भी चर्चा में आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्रियरंजन दास आपके पास आए उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। प्रियरंजन, जिस तरह से सरकार 7वां वेतन आयोग बनाने का अनाउंसमेंट कर चुकी है, हालांकि विपक्षी दल बार बार ये कह रहे हैं कि इसका असर तो आने वाली सरकार झेलेगी, पर सवाल यह है कि जब सरकार खुद किफ़ायत पर जोर दे रही है, जब अर्थव्यवस्था का हाल बदहाल है, ऐसे समय में इस चर्चा को छेड़ने का मतलब क्या है? ये बात सही नहीं है कि ये सिर्फ आने वाले सरकार को ही झेलना पड़ेगा, इसी सरकार को अभी झेलनी पड़ेगी। इसकी वजह यह है कि इस देश में जब एक आप वेतन आयोग की घोषणा करते हो तो जो महंगाई का जो एक्सपेक्टेशन है, जिसको इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस कहते हैं, और जिसको लेके रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन आजकल बहुत चिंतित हैं, वो क्या चीज़ को रोकना चाहते हैं? वो एक्सपेक्टेशंस को रोकना चाहते हैं, इन्फ्लेशन को नहीं। तो वो एक्सपेक्टेशंस, जैसे वेतन आयोग की घोषणा से वो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है। अभी जब घोषणा हो गया तब लोगों, मतलब जो छोटी सी जो सब्जी बेचता है गवर्नमेंट कॉलोनियों में, वो आके सब्जी का दाम 2 रुपया 4 रुपया बढ़ा चुका है, और वो बाबू को आगे कहता है कि सर आपका तो तनख्वाह बढ़ने वाला है, अब बढ़ा नहीं है। सो ये एक्सपेक्टेशन है। दूसरी बात यह है, जैसे पंजी ने बताया, वो रेटिंग एजेंसी से होते हैं। अब रेटिंग एजेंसीज ने इंडिया की रेटिंग को घटा देंगे क्योंकि उनको पता चल गया कि ये घोषणा हो चुकी है। अब इससे इसका जो पिछले वेतन आयोग हैं उनकी क्या रहा, अब वासुदेव साहब ने बताया, राजा साहब ने बताया, सब ने बताया। इसका एक वेतन आयोग जो है वो एक नेशनल कैलामिटी इस देश में होता है, यानी राष्ट्रीय आपदा। आप तो विश्व बैंक की तरह से बात कर रहे हैं, जैसे विश्व बैंक ने 5वें वेतन आयोग के दौरान कह दिया था। बिल्कुल सही बात है, और ये हमारे एक्सपीरियंस रहा है। हाँ। इस बात को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 5वीं वेतन आयोग के समय में वासुदेव साहब खुद थे। हाँ। अब ये पता है कि वासुदेव साहब ये बता रहे थे कि वेतन आयोग सारे कर्मचारी जो आजकल डी कर्मचारी क्लास के नहीं होते हैं, बट सी बी ए, कोई साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, एवरीबडी इज इंक्लूडेड, सबको लेके चलता है। ये खाली केंद्रीय जो सरकार में जो स्टाफ होते हैं उनके लिए नहीं होता, बल्कि जो वेतन आयोग होता है उसका जो सिफारिशें आ जाती है तो सारा सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर तक, स्टेट गवर्नमेंट्स को अफेक्ट करता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को अफेक्ट करता है, यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर, तो पूरा जो लेबर मार्केट है और जो वेज मार्केट इन एन इकोनॉमी, तो आप क्या कह रहे हैं कि उसको अफेक्ट करता है। आप क्या कह रहे हैं, मध्य वर्ग के लोगों का, निम्न वर्ग के लोगों का की आय नहीं बढ़नी चाहिए, सैलरी नहीं बढ़नी चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ कि जो बात पहले हो रही थी कि इसकी व्यापक जो इम्पैक्ट होता है हाँ। एक वेतन आयोग का, और उसका अनाउंसमेंट से ही इम्पैक्ट स्टार्ट हो जाता है। आपको पता है कि अभी जो पिछली वेतन आयोग का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ,
2008 में हुआ दिसंबर में, जब इन्होंने नवंबर दिसंबर में इन्होंने एरियर पेमेंट कर दी, जो कि अब सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 60,000 करोड़ की एरियर पेमेंट थी जी। और 2008-9 में जो राजकोषीय घाटा था वो 2.5% था और 2011-12 में 6.5% हो गया, जो कि 14 साल में सबसे ज्यादा था। राजा साहब बार बार जो है बाहर के लोग और आर्थिक जानकार ये सवाल उठाते हैं कि पैसे तो बहुत ज़्यादा पे किए जा रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से क्या सरकारी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी निभा पा रहे हैं, क्या वो एफिशिएंसी अपने काम में दिखा पा रहे हैं, क्या जो उनका उत्तरदायित्व है वो पूरा कर पा रहे हैं या नहीं? बहुत वैलिड क्वेश्चन है। देखिए, मैं पहले फर्स्ट पे कमीशन का स्टेटमेंट में जाऊंगा, इंग्लिश में हो। वो पे बोला था, फर्स्ट पे कमीशन प्रिंसिपल अपनाया था कि दैट गवर्नमेंट पे सो मच एंड सो मच ओनली टू इट्स एम्प्लॉइज दैट वाज नेसेसरी टू ऑब्टेन रिक्रूट्स ऑफ द राइट स्टैम्प एंड मेंटेन देम इन सच कंफर्ट एंड डिग्री दैट वुड कीप देम एफिशिएंट एंड इनकरप्टेबल। जब तक ये नहीं होता है, नेचुरली सरकार कर्मचारी आसमान से फट के नहीं गिरे, ये समाज की प्रोडक्ट है। मैं ये नहीं बोलता सब संत है, लेकिन सब करप्ट है बोलना भी गलत है। मे बी सम पीपल में भी समाज में जो है उसका रिफ्लेक्शन सभी सेक्टर में दिखाई देगा। तो आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार प्राइवेट सेक्टर में भी है, भ्रष्टाचार सरकारी सेक्टर में मैं काम किया हूं प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी नौकरी में आने के पहले मुझे मालूम है। अच्छा। अभी आपत्ति, सरकार कर्मचारी को तनख्वाह देंगे, पे कमीशन नेशनल क्या कैलामिटी है बोलते हैं। सरकार की बजट आंकड़े बता रहे हैं the aggregate revenue foregone from central taxes both direct and indirect is 5,33,582.7 crores for 2011-2 and projected to be 5,73,626.7 crore for 2012-3। इसमें वो भी इंक्लूडेड है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को स्टैंडर्ड डिडक्शन और सब मिलता है ना, ये भी फोरगॉन रेवेन्यू माना इन आंकड़ों में बता रहा हूँ। इसमें वो भी आंकड़े इंक्लूडेड हैं। But सरकार अपने आप को let me complete, sir. Corporate income tax foregone is 68,000 crores. Personal income tax foregone is 45,464 crores. इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं लगता। इसमें बहुत सारे ब्लैक मनी बन के जाते हैं, स्विस अकाउंट में जाते हैं। कोई सरकार कर्मचारी को देते पैसा स्विस बैंक में नहीं जाता, ब्लैक मनी नहीं बनता। इस देश में यदि हमें पैसा मिलता हम मोटरसाइकिल खरीदेंगे, कार खरीदेंगे या घर बनाएंगे। ये जो कहना है सरासर गलत है। कॉर्पोरेट हाउस का हित में बात करना और पूरे सरकार कर्मचारी करप्ट है बोलना, कॉल इट ए मैड डॉग एंड किल इट, पागल कुत्ता का और मारो, ये गलत तरीका है। लेकिन राजा साहब सिस्टम में कमियां हैं जी। लेकिन राजा साहब आप खुद मान रहे हैं कि सिस्टम में कमियां हैं, और एक आम इंसान से पूछिए, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनसे पूछिए, एक छोटा सा काम अगर सरकारी दफ्तर में कराना होता है तो उसको करवाने में मिनिमम 15 दिन का वक्त लग जाता है। प्राइवेट सेक्टर में वो हो सकता है एक दिन में हो जाए या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में। मत बोलिए प्राइवेट सेक्टर में, मैं खुद एयरटेल से परेशान हूं, मैं बोल रहा हूं। हाँ। मैं जनवरी महीना में एयरटेल वालों को बोला मुझे ये कनेक्शन नहीं चाहिए, ईमेल भेजा, फोन किया, वो बोला ठीक है आपका 56 रुपया बाकी है, बिल भेजो, मैं दिया। अभी मुझे लीगल नोटिस भेजा है 4-5 हजार रुपए का। लेकिन हमने प्राइवेट सेक्टर क्या है अब नहीं, लेकिन राजा साहब मैं वो भी नहीं बोल रही हूँ, जब 2-2 साल एमटीएनएल के फोन के लिए 2-2 साल इंतजार करना पड़ता था, और जब गैस कनेक्शन के लिए भी इंतजार करना पड़ता था। मैं वहां गया, तुरंत मुझे कनेक्शन मिला, आज तक चले हैं। इस तरह का कोई दिक्कत मुझे एमटीएनएल से नहीं हुआ। डिस्कनेक्ट करने के बाद बिल भेजे और ये बिल आए, लीगल नोटिस आए। चलिए आप ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं। वन साइडेड है मत बोलिए। और कौन करप्ट कर रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर। उनका इलीगल काम निपटाने के लिए इधर आके आई कैन गिव हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स बिकॉज आई वर्क इन ऑडिट अकाउंट्स डिपार्टमेंट। क्या हो रहा है मुझे मालूम है। दूसरी बात यह है कि सरकार की साइज की बात हो रही है। अब देखिए, यहाँ पर कृषि मंत्रालय है दिल्ली में ना, कृषि भवन में और आसपास जो उनके एफिलिएशन है उसमें करीब 3000 गवर्नमेंट स्टाफ है, सेक्रेटरी से लेकर। ना
हमें पता है कि केंद्र का जो जमीन जो होता है और एग्रीकल्चर, वो केंद्र का सब्जेक्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। खेती केंद्र में नहीं होता, राज्यों में होता है। आई डोंट अंडरस्टैंड और व्हाई यहाँ पर कृषि मंत्रालय एक जो है उसमें 3000 कर्मचारी हैं। नाउ मतलब आप ये कह रहे हैं कि जरूरत से इन ज्यादा चीजों को देखने की जरूरत है कि नहीं है? ठीक है। जब 6th पे कमीशन बनाया गया था टीचर्स के लिए, तब उस समय रवि ये कहा गया था कि इस समय हमारे पास टीचर्स की बेहद कमी है और अच्छे पढ़े लिखे लोग अब टीचिंग प्रोफेशन में नहीं आ रहे हैं क्योंकि वहां पर उनको अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है, अच्छी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। 6th पे कमीशन बनाया गया और उसके बाद भी अगर आज देश में टीचर्स की कमी की बात की जाए तो 35 से 40% टीचर्स की कमी आज भी देश में है। तो वो कमीशन बनाया गया, वो सारी सुविधाएं दी गई, फिर भी जो कमी थी वो तो वैसी की वैसी रह गई। क्यों ऐसा हुआ? कोई भी कमीशन जो बनता है, जैसा कि कहा गया, जो सरकारी पे कमीशन होता है उसी के प्रतिरूप बनता है, उसको एक मॉडल मान के बनता है। किसी भी, जैसा वासुदेव जी ने कहा, हम समझते हैं कि इस बात को हम अगर बांध के चलें कि जब भी वेज रिविजन्स हो या अगर पे स्केल्स का डिटर्मिनेशन हो तो स्किल और स्किल शॉर्टेजेस को ध्यान में रखे हो, स्किल बेस्ड हो। जो पुराना जो एक कॉलोनियल ढांचा था जिसमें सिर्फ नौकरशाह की ज़रूरत होती, नौकरों की ज़रूरत होती थी, नौकरशाहों की ज़रूरत होती थी और ग्रुप A, B, C, D सिर्फ नौकरशाह होते थे, उनकी सैलरी का ना साइंटिस्ट की सैलरीज का डिटर्मिनेशन होता था, ना उस अर्थशास्त्री की सैलरी का डिटर्मिनेशन होता था जो विश्व स्तर पर विख्यात है। तो वो अब आज वही ढांचा जो ABCD कर्मचारियों के लिए था, वही ढांचा तय करता है कि वैज्ञानिकों को क्या मिलेगा, अर्थशास्त्रियों को क्या मिलेगा, टेक्नोलॉजिस्ट को क्या मिलेगा, वही ढांचा सब तय करता है। पायलट्स को क्या मिलेगा जो जोखिम उठा रहे हैं सरसेना में। ये जब तक बंद नहीं होता है और जब तक हम एक स्किल बेस्ड पे रिवीजन की ओर नहीं जाते या पे डिटर्मिनेशन की ओर नहीं जाते हैं, जो मूल विसंगति है वो बनी रहेगी। तो इस पर तो कैसे जाएं ये हमें सोचना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि देखिए, जब पे कमीशन के खिलाफ जब आवाज उठती है तो दो चीजों को लेके उठती है। एक तो ये कि कुछ लोग आइडियोलॉजिकली ये विश्वास रखते हैं कि डाउनसाइजिंग होनी चाहिए गवर्नमेंट की। ये गलत है, क्योंकि विकासशील देश में जो सरकार को जो करना है, जो जिम्मेदारियां सरकार के ऊपर होती हैं वो काफी ज्यादा होती है। लेकिन जो कर्मचारी लो स्किल या बिल्कुल जो कर्मचारी हैं उन्हीं की इस समय सरकारी व्यवस्था में भरमार है। एक आप सचिव वासुदेव जी थे, अगर मैं इनके से दफ्तर में मिलने जाता जब ये सचिव थे तो इनके दफ्तर के बाहर जो लोग बैठे हुए थे उनकी कुल तनख्वाह इनकी तनख्वाह से 2.5 गुना होती। अंडर सेक्रेटरी से लेके जो अंडर सेक्रेटरी PS मतलब अंडर सेक्रेटरी रैंक का से लेके सिर्फ सपोर्ट करने के लिए। मैं भी उसी से समतुल्य पद पता एक PA लेके बैठता था, काम उतना ही हो जाता था। कोई अपनी चिट्ठियां खुद टाइप कर लेता था कंप्यूटर पर। तो उस तरह के जो लो स्किल्ड लोग हैं जिनकी कोई विशेषता नहीं है, जैसा आपने कहा, उनकी भरमार है। इसलिए स्किल बेस्ड एंड वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अ न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच इज वेरी डिफरेंट। तो क्या अब नए सिरे से सोचने की जरूरत है कि सरकारी व्यवस्था में किस तरह के कर्मचारियों की जरूरत है, किस तरह से वेतन आयोग को नई तरह की सोच के साथ, वैज्ञानिक सोच के साथ नई सिफारिशों को लाने की जरूरत है? मैं एक बात सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अर्थशास्त्री शुरू से ये कह रहे हैं कि सरकारी वेतन या किसी भी क्षेत्र का वेतन अर्थव्यवस्था में एक वेज इनकम पॉलिसी होनी चाहिए जिसके तहत निर्धारित होना चाहिए। आज निचले स्तर पर और सरकार में भी निचले स्तर पर 30% ऐसे कर्मचारी हैं जो कैजुअल हैं, जो ठेके पर भर्ती किए जाते हैं। उनकी तनख्वाहें जो ग्रुप डी कर्मचारी हैं उससे 20% होती है, 25% होती हैं। तो इस समय हमें अर्थव्यवस्था में लेवलिंग अप की जरूरत है। स्वामी अग्निवेश कहते हैं कि जो नीड बेस्ड ग्रुप डी एम्प्लॉय की वेज है ये तो राष्ट्र पर मिनिमम वेज मान के चलना चाहिए, क्योंकि दोनों की परिभाषा है एक। जी, और ऐसा नहीं है। यहाँ पर बैठे हुए हैं जो सवाल करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा जारी रखेंगे। यूपीए सरकार बार बार ये कहती है कि उसका विश्वास इंक्लूसिव ग्रोथ पे है और उस इंक्लूसिव ग्रोथ में समाज के सबसे निचले तबके की भी बराबर की भागीदारी हो, लेकिन
ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि लोअर लेवल पे जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी में, उनके आर्थिक इनकम में कितनी डिस्पैरिटी है, और उससे संबंधित एक शख्स सवाल करना चाहते हैं। जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हमारे मिल में 3 तरह के कर्मचारी काम करते हैं, एक तो अंडर बैच बोर्ड, एक सीटीसी, एक ठेके वाले। तो बैच बोर्ड में भी आपका 7वां पे कमीशन बैठ गया, बड़ी खुशी की बात है। और शुगर बैच बोर्ड का भी 4था पे कमीशन भी नहीं बैठा। और उनका तो चलो ठीक है, हम लोग सीटीसी में है तो हमारा भी, हमारे जो बेसिक पे है इस समय 4,500 रुपये है। तो ये दशा तो हम लोगों की है साहब। अब आप लोगों को बढ़ता जाएगा, वो टमाटर वाला कहेगा हमारा तो फलाने साहब के वहाँ पे 50 रुपए में टमाटर बिकता है, जी, आपको हम 20 में कैसे दें? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी, हम आप जब ये डिस्कशन करते हैं पे कमीशन का, हम पता नहीं क्यों जो सरकारी कर्मचारी निम्न स्तर के हों, वेज डिफरेंशियल 1:12 देखते हैं, जैसे कि सरकारी कर्मचारी इज को टर्मिनस विद द कॉमन मैन। बिल्कुल गलत है। मुश्किल से 20 लाख या कितने हैं सरकारी कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट। 2% पूरे वर्कफोर्स का 2.25%। नहीं, लेकिन 70 लाख कर्मचारी हैं। एक सेकंड, 95% जो वर्कफोर्स है आउटसाइड द गवर्नमेंट सेक्टर है। उसके ऊपर क्या असर होता है? जब आपने पूछा कि अर्थव्यवस्था की, हम इस किस्म के सैलरी स्ट्रक्चर बनाने से जिसका मार्केट स्ट्रक्चर से बिल्कुल तालमेल नहीं है, जैसे आप बता रहे हैं, हम जो जॉब स्ट्रक्चर है बिल्कुल ही जॉब मार्केट को ख़राब कर रहे हैं। अगर आप सरकारी कर्मचारी ड्राइवर को 25,000 देंगे और जो स्मॉल बिजनेस चला रहा है, स्मॉल इंडस्ट्री चला रहा है, उसको मिलते नहीं हैं, तो आप जॉब मार्केट सरकारी कर्मचारियों को इक्विटी या उनके तनख्वाहें बढ़ाने के नाम पे आप प्राइवेट सेक्टर की जॉब मार्केट को बिल्कुल ख़राब कर रहे हैं। तो फिर बैलेंस कैसे? तो बैलेंस ये होगा कि एक तो देखिए फिस्कल इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस लार्ज पे आउट बहुत ज़्यादा है, मगर ये मैं नहीं मानता हूँ कि जो 10 या 11% बजट का खर्चा सरकारी कर्मचारियों में जाता है बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा नहीं है ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से, मगर हमारे तंत्र में और समस्याएं हैं। स्किल मिक्स की कम खराबी है, स्किल्स का डेफिसिट है, नॉलेज का डेफिसिट है। जिस स्किल्स के लोग चाहिए वो नहीं है, जिस स्किल्स के नहीं चाहिए बहुत हैं। आप सरकारी दफ्तर में चल जाइए, एक बल्ब चेंज करना होता था मेरे कमरे में 4 आदमी आते थे, एक सीढ़ी लेके खड़ा है, एक बल्ब लेके खड़ा है, एक ऊपर चढ़ रहा है, एक बल्ब पकड़ाने के लिए खड़ा है। तो जो हमारे पास ओवर स्टाफिंग ऑफ अनस्किल्ड वर्कफोर्स है और उनकी तनख्वाह मार्केट के मुकाबले में इतनी ज़्यादा है, जो मार्केट में प्राइवेट सेक्टर में स्मॉल बिजनेसेस, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को लोग चाहिए होते हैं काम करने के लिए, उनको मिलते नहीं है, उनको कठिनाई है। क्योंकि हर आदमी सरकारी कर्मचारी नौकरी बनना चाहता है। तो एक तो हमारे ये धारणा निकाल देनी चाहिए कि जो सरकारी कर्मचारी का जो वेज स्ट्रक्चर है, इट इज़ सिनोनिमस विद द वेज स्ट्रक्चर इन द मार्केट, क्योंकि वो मुश्किल से 2% है। 98% इज आउटसाइड द गवर्नमेंट। उसके बारे में क्या हो? तो इसका जो कुप्रभाव है ऑन द अर्थव्यवस्था, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द इकोनॉमी, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। फिस्कल डेफिसिट से कहीं ज़्यादा। फिस्कल डेफिसिट देखिए, आप सेंट्रल गवर्नमेंट से शुरू करेंगे, फिर आप उसके बाद पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आएंगी, फिर स्टेट गवर्नमेंट्स आएंगी, स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशंस आएंगी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आएंगी। हो गई, लेकिन सवाल ये है कि उनका जवाब कैसे मिलेगा? उनका जवाब क्या है? उनके लिए जवाब यही है कि तालमेल बैठना चाहिए। जिस सेक्टर में वो काम करते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर हैं, और जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो पे कमीशन है, तालमेल होना चाहिए। ये नहीं कि हम 7th पे कमीशन बना दें, इनकी 4th पे नहीं बनी। मैं थोड़ा इससे मैं ये कहना चाहूँगा कि एक जनरेशन पहले जहाँ वो काम करते हैं, वहाँ मजदूरी कितनी हो वो वेज बोर्ड्स तय करती थी। ठेके के मजदूर बहुत कम होते थे, मतलब संगठित क्षेत्र में। अब स्थिति ये हो गई है कि ठेके के मजदूर हर जगह हैं, अस्थाई मजदूर बढ़ गए हैं, संख्या में बराबर बढ़ोतरी हो रही है। वेज बोर्ड्स की जो एक गठन होता था जिनके माध्यम से संगठित क्षेत्र की मजदूरी तय होती थी, वो खत्म हो गई है। और हम अपने को बहुत गर्व से कहते हैं ब्रिक्स का हिस्सा हैं। हम अकेले ऐसा देश हैं ब्रिक्स में जिसमें एक नेशनली लेजिस्लेटेड मिनिमम वेज नहीं है। और उस मिनिमम वेज जो सो कॉल्ड तय की जाती है, एक ब्यूरोक्रेटिक वेज जो तय की जाती है, उसका कोई आधार नहीं है जी। वैसे अगर देखें सिद्धांत के तौर पर, तो जो ग्रुप डी एम्प्लॉयज की जो वेज है, जिसको कमीशंस ने कहा, और जो वेज इनकी होनी चाहिए, उसमें तालमेल होना चाहिए और दोनों एक स्तर पर निर्धारित होनी चाहिए। उसके नीचे किसी को भी उससे कम मजदूरी नहीं मिलनी चाहिए। तो क्या आपको भी लगता मैं है सिर्फ कि ये कहना चाहता हूं कि देयर शुड बी अ लेवलिंग अप एंड नॉट अ लेवलिंग डाउन एट द बॉटम। जी, तो आप लोग जैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए लड़ते हैं, आप वैसे कर्मचारियों के लिए भी लड़ेंगे क्या कि एक मिनिमम वेज देश में तय होना चाहिए?
मैडम मैं मेरे विद्यार्थी जीवन से सुन रहा हूँ मंत्रियों का घोषणा नेशनल वेज पॉलिसी के बारे में। हाँ। क्या 30-35 साल से सुन रहा हूँ, आज तक लागू नहीं हुआ। इसके लिए दूसरा कोई चारा नहीं है, मिलकर लड़े। आज सेंट्रल ट्रेड यूनियंस, अभी देखिए गया 2021 को पूरे भारत में सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का तरफ से हर, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी लागू शामिल हुए थे। मिनिमम हमारा डिमांड था, मांग है, आज भी था नहीं है कि कम से कम तनख्वाह 10,000 रुपया देश भर में सबको। ये लड़ाई को आगे बढ़ाए बिना कोई चारा नहीं है। हम डिस्कशन में, चर्चा में उसको तनख्वाह मिल रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, ये नहीं। सब मिलकर आगे बढ़ने के लिए लड़ाई में शामिल हो जाए। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे यहाँ जो है लेबर सरप्लस इकोनॉमी है और गवर्नमेंट हमेशा एक सोशल या ऑब्जेक्टिव लेके चलती है, तो डाउनसाइजिंग बहुत पॉसिबल नहीं है। परंतु जिस तरीके से अभी पिछले कुछ सालों में 10-12 सालों में प्रचलन है कि गवर्नमेंट डायरेक्ट एम्प्लॉय ना करने की बजाय ठेके पे वो काम करा रही है, तो इस तरीके से जो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट में डाउन साइजिंग हुई है, राजा साहब इसके बारे में ज़्यादा अच्छे आंकड़े जानते होंगे, वो थोड़ा डाउन साइजिंग उस कारण हो पाई है। तो अब सरकार जो है वो ठेके पर मजदूरी की बात जो आप कह रहे हैं, ठेके पर कर्मचारी ले रही है, चाहे वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रही हो, चाहे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रही हो। उसको तो मैं राइट साइजिंग नहीं मानूंगा, उसको राइट साइजिंग नहीं 3 साल के या 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट वालों को सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, सैलरी भी जो मिलती है उसमें भी उसको मैं राइट साइजिंग की परिभाषा में नहीं लाऊंगा। कॉन्ट्रैक्टाइजेशन, उसको राइट साइजिंग की परिभाषा में डाउन साइजिंग, इट इज सिंपली कॉन्ट्रैक्टाइजेशन। आज आज 10,000 रुपए में आप एक टीचर का अपॉइंट कर रहे हो, टीचर से आप क्या उम्मीद रखेंगे? दैट इज नॉट राइट साइजिंग, दैट इज नॉट। सो व्हाट इज द राइट साइजिंग? राइट साइजिंग ये है कि आपके ऐसे सेक्टर्स हैं, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया, आपके कई डिपार्टमेंट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स में जिनकी एग्जिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, वो स्टेट के सब्जेक्ट्स हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट हो, चाहे सोशल वेलफेयर हो, चाहे इतने ज़्यादा एजेंसीज़ हैं, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जिनकी ज़रूरत नहीं है। वो स्टाफ के बदले आपको ज़रूरत है कई नए सेक्टर्स में जहाँ बढ़ोतरी हो रही है, जहाँ नए किस्म के काम शुरू हो रहे हैं, तो वो स्टाफ कम करके उन एरियाज़ में लगाइए जहाँ आपको ज़रूरत है। मगर हमारा तो पुराने ढांचे उसको कम नहीं कर सकते हैं और जहाँ नई ज़रूरत है वो नए आते चले जाते हैं। तो वो राइट साइजिंग जो है वो करने के लिए जो स्टाफ या मिनिस्ट्रीज़ या एजेंसीज जिनकी अब ज़रूरत नहीं है, हु हैव आउटलिव्ड देयर यूटिलिटी। आप ये मान के देखिए, आयरन एंड स्टील को हमें डीकंट्रोल कितने साल हो गए, मगर आयरन एंड स्टील कंट्रोलर चल रहा है, उसका नाम सिर्फ बदल दिया, डेवलपमेंट कमिश्नर आयरन एंड स्टील। हमारे यहाँ पहले होता था चीफ कंट्रोलर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, वो सारे कंट्रोल्स खत्म हो गए। अब वो ऑर्गेनाइजेशन वही है, उसका लेबल बदल दिया गया, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, ढांचा वही है। तो इस किस्म के जो राइट साइजिंग की जरूरत है, जो आपके चेंजेस आ गई हैं, सिस्टम बदल गया, टेक्नोलॉजी नई आ गई, अब हर आदमी कंप्यूटर से काम कर रहा है, ये कर रहा है, तो आपको 4-4, 5-5 पीएच की जरूरत नहीं है, आप खुद करिए। तो इसको राइट साइजिंग कहा जाता है। 1993 साल में सरकार ने ये डिसाइड किया कि स्टील सेक्टर में जो पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होता था वो नहीं होगी। कुछ एक्सपांशन प्रोग्राम जैसे सेल का हो रहा है, इसको का कोई मॉडर्नाइजेशन होना था, ये इसमें तो होगा, लेकिन नई प्रकल्प नहीं बनाए जाएंगे। जो इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया, प्राइवेट सेक्टर में स्टील बन रही है, प्राइवेट सेक्टर आपने डिकंट्रोल कर दिया है, तब फिर स्टील मिनिस्ट्री की क्या जरूरत है? ये तो प्लांट कमेटी की बात कही है, पूरा मिनिस्ट्री की जरूरत क्या है? बात इसमें यह है की क्या जरूरत है? मेरी कहना यह है कि जो राइट साइजिंग की बात वासुदेव साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। उसका मतलब यही सिंपल टर्म में ये होता है कि गवर्नमेंट को रीऑर्डर करने की जरूरत है। आपको ज्यादा शिक्षकों की जरूरत है, आप ज्यादा शिक्षक लगाइए, ना कि ज्यादा बाबू लगाइए, डॉक्टर्स। अभी दूसरी बात यह है कि आपकी आईटी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से सरकार का जो कामकाज होता है वो बदल चुका है। अब उसमें आपको उन तरह की बाबुओं की इतनी जरूरत नहीं है और उन फाइलों की जरूरत नहीं है जो कि दे कैन गो मिसिंग ऑल्सो। ऐसे फाइल भी नहीं होनी चाहिए। तो जबकि आपके सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और उसमें करप्टेड, तो ये जो बात है उसमें जो सरकार के काम करने का तरीके को भी बदलने की जरूरत है और सरकार का प्रायोरिटी को रीऑर्डर करने की जरूरत है। लेकिन राजा साहब कई जो ये कह रहे हैं मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अब जो सरकारी कर्मचारियों का नंबर है उससे शायद ज्यादा आपको एम्प्लॉय करनी पड़ेगी। यस, इट इज अ रॉन्ग, इट विल बी अ रॉन्ग डिसीजन। हाउ? देखिए, आई डोंट डिसएग्री विथ हिम टू सम एक्सटेंट। राइट साइजिंग, यस, 1950s में जो मिनिस्ट्री बने
वो समय का सामाजिक और सामूहिक अवस्थाओं के आधार पर बने। आज 2013 है, जरूर बदलने की जरूरत होगी। उसका मतलब नहीं है कि आप एक मिनिस्ट्रिक, अभी एक समय में मिनिस्ट्री फॉर डिसइन्वेस्टमेंट था, पूरा ताला बांधने के लिए कह रहा हूं कि आपको 70 लाख के जगह 80 लाख 90 लाख का भी एम्प्लॉयमेंट कर लीजिए सरकार में। इसकी बात नहीं हो रही, बात ये रही है सरकार की एफिशिएंसी का और प्रोडक्टिविटी का, इस चीज की बात हो रही है। मैं ये जानना चाहती हूँ आप लोगों से, मैं ये जानना चाहती हूँ आप कि ये जो 7वां वेतन आयोग बना है, इसके सामने किस तरह की चुनौतियां हैं रवि जी, और दूसरा इसे जो अर्थव्यवस्था की हमारी मौजूदा हालत है उसको देखते हुए और हमारी जरूरत को देखते हुए नए सुझाव क्या सामने ले आने चाहिए? देखिए, एक तो ये जो भी आयोग जो भी बना है, इसकी सिफारिशें 2016 से लागू होंगी, आज से नहीं लागू होंगी। इसलिए आज के आर्थिक संकट के परिवेश से सब बातों को जोड़ना मेरे हिसाब से सही नहीं है। अगर आप मोटे तौर पर देखें तो हमारी जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। मेरा कहने का मतलब ये है कि आमदनी अगर 1 रुपए से बढ़ती है तो सरकार की जो टोटल रेवेन्यू है वो लगभग 1 रुपए 20 पैसे से बढ़ती है, और डायरेक्ट टैक्सेस अब इस समय लगभग 1 रुपए 55 पैसे से बढ़ रहे हैं। अर्थात ये कि जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है वैसे वैसे रेवेन्यू के बढ़ने की गति उससे ज़्यादा रहती है। इसलिए ये संभावना है कि बिना अगर हम ये 10-10 साल पर ये फैसले ना करें जिससे 2 साल 3 साल तक कहर आ जाता है, अगर हम 5 साल पर ये फैसले करें या उससे भी जल्दी करें तो ये जो वित्त के ऊपर एक कहर आ जाता है हर 10 साल पर, वो आना जरूरी नहीं है। जी, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो सिंह साहब आपसे भी सवाल लेंगे और दूसरे जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे भी सवाल जवाब होगा। एक ब्रेक के लिए। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि 7वां वेतन आयोग बनाने से सरकारी कर्मचारियों को क्या फायदा होगा, लेकिन उन कर्मचारियों की चिंता कौन करेगा जो सरकारी संगठनों में काम नहीं करते हैं, सरकारी संस्थाओं में काम नहीं करते हैं। और वैसे ही एक सज्जन हमारे साथ हैं। जी, आप। सर, मेरा क्वेश्चन श्रीवास्तव सर से है कि देखिए, जो प्राइवेट कर्मचारी भी गलती करता है और सरकारी कर्मचारी भी गलती करता है तो उसको एकदम डिसमिस कर दिया जाता है, और सरकारी कर्मचारी के ऊपर केस होके फिर 3 साल बाद केस चलता है, फिर वो बहाल हो जाता है, और जो बीच का अंतराल का समय है उसकी भी तनख्वाह उसको मिलती है। लेकिन इसका क्या प्रावधान होना चाहिए? ये गलतफहमी है। एक सिस्टम अपना के करना पड़ता है। इंक्वायरी में चार्जशीट होगी, इंक्वायरी होगी, उसके बाद एक रूल, लेड डाउन रूल्स है, पनिशमेंट सब जगह है, अब सभी डिपार्टमेंट में है, होता भी है, ऐसी कुछ नहीं है। यस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में प्राइवेट में थोड़ा स्पीड ज्यादा होगा। यहां एक इंक्वायरी लगेंगी, कभी 1 साल चलेगी, उसके बाद आप कोर्ट में जाएंगे, स्टे लेंगे। एक इंडस्ट्रियल कोर्ट में उसी तरह से इतना आसानी से नहीं चलता। मेरे ख्याल इनके प्रश्न का एक और भी पहलू है जो शायद ये कहा इनके मन में हो शायद, कि जो पे कमीशन अपना सैलरीज वगैरह रिवीजन प्रपोज करते हैं, क्या उसमें सिक्योरिटी ऑफ सर्विस को भी ध्यान में रखा जाता है एज कम्पेयर टू द प्राइवेट सेक्टर और नॉट? एक तो डिफरेंशियल है प्योर वेजेस में, दूसरा डिफरेंस है सिक्योरिटी ऑफ सर्विस का। क्या उसका भी कोई फिगर लगा के उसको पे कमीशन इंक्लूड करते हैं उस फैक्टर को कि नहीं? ये शायद इनका मंशा हो सकती है। मैं नहीं जानता हूँ, बट मेरे को लगा। लेकिन इसका जवाब क्या है फिर? सिक्योरिटी ऑफ सर्विसेज, इन्होंने जो बात कही वो क्योंकि मुझसे कही इसलिए मैं 2 मिनट का जवाब जरूर देना चाहूँगा कि देखिए, ये आप बिल्कुल सही कहे। इसमें मैं सब चीज़ों का पक्षधर हूँ और मैं समझता हूँ सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत चमकते हुए सितारे हैं। जिस तरह का काम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस करता है सार्वजनिक क्षेत्र में करते हुए, निजी अस्पताल न करते हैं न कर सकते हैं। और उसी तरह से अगर उत्तर प्रदेश का आदमी सिर्फ अपने ऊपर उत्तराखंड में चला जाए और वहाँ स्कूलों की कार्रवाई देखेगा तो ज़मीन आसमान का फ़र्क पाएगा। तो इसलिए, लेकिन कुल मिला के नंबर 1 उत्तरदेयता की कमी है सार्वजनिक क्षेत्र में, उत्पादिता की कमी है, एफिशिएंसी, कुशलता की निश्चित रूप से एक बड़े हिस्से में कमी है। और ये कभी कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि सरकारी स्कूल का टीचर समय पर नहीं पहुँचा या PHC में डॉक्टर नहीं पहुँचा,
तनख्वाह हो या ना हो, जितनी भी हो, उसको पर्याप्त तनख्वाह मिलती है, लेकिन ये परिस्थिति देश के बड़े हिस्से में है। अब उत्तरदेयता उसकी अगर कमजोर ना हो, तो जो आप कह रहे हो कहीं ना कहीं कोई उसके बहुत सारे कारण है, सिर्फ यही नहीं कि डिसमिसल और नोटिस दिया जाना या ना दिया जाना, तो निश्चित रूप से ये एक भयंकर कमी है। और यही कमी है जो बार बार जो आम पब्लिक है, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में के तनख्वाहों पर निर्भर नहीं रहती है, जिसकी सहानुभूति सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति कम होती जा रही है, और निजीकरण की एक प्रक्रिया जिसमें बहुत सारी कमियां हैं, वो कहते कर दो, निजी कर दो, जिसमें बहुत सारी कमियां हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर हम सार्वजनिक क्षेत्र में रहते हैं, उसकी तनख्वाह हमें मिलती है, तो हमारी उत्तरदेयता अपने प्रति सबसे ज्यादा होनी चाहिए कि हम काम पूरी तरह से करें, नहीं तो इसकी प्रतिष्ठा गिरती चली जाएगी। अगला सवाल पूछिए। ये समाज में एक साधारण अवधारणा बनी हुई है कि नियम से चलो है या सरकारी दफ्तर, खिलाना ही पड़ेगा खुद खाने से पहले। तो ये जो 7th पे कमीशन आने वाला है, तो क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि इससे जो पेमेंट बढ़ेगी कर्मचारियों की, वो घूस लेना कम कर जाएंगे, सरकारी ऑफिसों में ये घूसखोरी कम जाएगी? मैं मानता हूं कमियां हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूं। अभी इसका कई कारण, पूरा एक खुले मंच में बात करना मुश्किल है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो पब्लिक ग्रीवांस बिल ले आए जाने की बात कही जा रही थी, जिसमें 30 दिन के अंदर जवाबदेह बनाने की बात थी सरकारी कर्मचारियों को, क्या उस तरह की कोई और नीति बहुत अच्छा कदम होगी, या बहुत बढ़िया कोई कदम इस तरह होगी, के कानून ले आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, कहां से शुरू करें, मुश्किल है इसमें। इसमें सवाल ये होता है, पहले मुर्गी आए कि अंडे आए, इकट्ठे आए, कौन जिम्मेदार? फ्रॉम द डे ऑफ इंडक्शन में मेरा डिपार्टमेंट में इस संगठन का प्रतिनिधित्व करते हुए भी बोलते रहता हूं, इंडक्शन ट्रेनिंग दीजिए, वहां से शुरू करें, एथिक्स के बारे में सिखाएं। हम जनता का प्रतिनिधि, हम सेवक है, नो डाउट अबाउट इट। जब हमें तनख्वाह लेनी है, उसी तरह का सेवा भी करना हमारा उत्तरदायित्व बनता है। एक मानसिक अवस्था में चेंज होना बहुत जरूरी है, बट अगेन इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी दैट वी लिव इन। तो आप ये कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार, जो कमियां हैं, वो तो रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी है। चलिए कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं कि कमियां हैं, लेकिन वो ग्रीवेंस रिड्रेसल बिल का सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि ग्रीवेंस रिड्रेसल की मैकेनिज्म होनी चाहिए जो जल्दी से जल्दी चीज़ों का समाधान। देखिए एक और चीज़ इसमें है बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जो तनख्वाह बढ़ती है, मिलती भी है सरकारी कर्मचारियों को, वो घूम फिर के पब्लिक से ही आती है, चाहे टैक्स हो, चाहे बोरोइंग का बर्डन उनके ऊपर जाए, जैसे भी जाए। तो ये अपेक्षा करना कि उस पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सही है। और प्रीवियस पे कमीशंस ने कई सजेशंस दिए हैं इसके डिलीवरी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए और वेजेस उससे लिंक करने के लिए, मगर जैसे और भी पहले ही बात हुई, सरकार उनको तो बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर जिस पॉलिटिकली जो अच्छी चीज़ें हैं, तनख्वाह बढ़ा दिया, वाह ले लिया, और वो हो जाता है। तो ये बहुत, मैं समझता हूँ, इम्पोर्टेंट इशू है। इसको पे कमीशन मैं मानता हूँ कि शायद टर्म्स ऑफ रेफरेंस में फिर उनके ऊपर ही दिया जाए कि कैसे जो वेज टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस को, और खास तौर से मतलब इसमें ही पे कमीशन को इस बात पे रिकमेंडेशन मांगनी चाहिए कि कैसे जो वेजेस हैं, इंक्रीजेस हैं, उसको डिलीवरी ऑफ सिस्टम से कैसे लिंक किया जाए। जी अगला सवाल मैक्सिमम ऑफ द रिस्पांसिबिलिटी फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। जी मेरा नाम मनीष कुमार है। मेरा प्रश्न यही है कि निजी क्षेत्र में एम्प्लॉय की जो इनकम होती है उसके हार्डवर्क और उसके अच्छी परफॉर्मेंस के बिहाफ पे बढ़ती है, ज़्यादातर ऐसा होता है, बट गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों? वही बात आ गई, परफॉर्मेंस एक बात मैं साफ स्पष्ट बोलना चाहता हूँ हमारा संगठन की तरफ से, ये परफॉर्मेंस रिलेटेड वेजेस से हम we cannot support because it has got lot of inbuilt dangers। जैसा हमारा सोसाइटी है, मैं जाना नहीं चाहता हूँ ज़्यादा, आप क्योंकि सरकारी संस्था में काम करने वाले व्यक्ति के नाते मुझे मालूम है उसके अंदर क्या क्या दिक्कतें हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस बेस्ड अगर सैलरी स्ट्रक्चर हो तो ये सही नहीं है? We cannot accept because it will create lot of problems। देखिए 98% लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में ये सही है तो फिर सरकारी सेक्टर में क्यों गलत होगा? There are problems. Shall I speak on this? From caste, religion, region onwards it starts. It starts. Good enough reason, no? It is there.
persons working on the grassroots level, we know how it is things are going on and independent sector. If 98% of the workforce At a can higher work level, under that, whether it is there, I don't know. no, I'm saying if 98% of the workforce in the private sector can work under that environment, what is so special about the government It system? is, ये मैं समझता हूँ madam, कि I will say it will lead even to sexual exploitation of women देखिए employees. सार्वजनिक क्षेत्र मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा, नहीं, मैं ये कहना चाहता था कि सरकार आधी दिन छुट्टी पे रहती है, तो इससे ये होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, जो ज्यादातर लोग देश में प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो उनका काम करने का कुशलता पे और एफिशिएंसी पे ये इफेक्ट करता है, क्योंकि सरकार बंद रहती है। तो जब वो लोग काम कर रहे हैं तो जीडीपी में इसका एक असर पड़ता है जी। आप देखिए, अगर ये छोटी छोटी बातें हैं, मतलब तो आप ये कह सरकार रहे में हैं कि अगर जो प्रोडक्टिविटी 2-3% बढ़े, वर्कफोर्स है सरकारी कर्मचारियों का, अगर वो एफिशिएंसी से काम करने लग जाए तो जीडीपी ग्रोथ रेट में और बढ़ोतरी हो सकती सरकार में है। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़े, एफिशिएंसी बराबर बढ़े, tax collection होगी, सरकार तब अगर होगी GDP में भ्रष्टाचार से बढ़ोतरी। लिप्त ना हो सर, और उससे भ्रष्टाचार कम हो, तो ये हो सकता है जी। कि जिस चीज को, जो विषमता हम आज देख रहे हैं, वो विषमता में कमी आएगी। जी मैम, ये पिछले कुछ दिनों में केंद्र सरकार जो है आर्थिक समस्या से लड़ने में नाकाम रही है, जिससे रुपए में रिकॉर्ड गिरावट आई और देश की आर्थिक स्थिति बहुत बदहाल है। ऐसे में जो है केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग का गठन क्या सही है? जी, अब मैं चाहती हूँ पंच जी आप जवाब दीजिए इसका। देखिए, जो रुपए में गिरावट आई, इसमें केवल सरकार की नाकामी ही नहीं है, बहुत सारे फैक्टर हैं। सरकार पिछले 2 साल 3 साल से काफ़ी आर्थिक सुधार वगैरह कुछ नहीं कर पाई, वो भी एक कारण है। परंतु सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था आज से नहीं, पहले से ही हमारी अर्थव्यवस्था को पूंजी की ज़्यादा ज़रूरत है, और उतनी जो हमारी सेविंग्स जो है, जो बचत देश में है, वो उतनी नहीं है जितनी यहाँ पे पूंजी लग रही है। जी। तो हमारा देश हमेशा बाहरी पूंजी के पे डिपेंडेंट रहा है। अगर वो पूंजी हमारे पास किस तरह से आ रही है, अगर वो जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जो कल कारखानों में बाकी जगह, तो वो पूंजी ऐसी होती है जो नहीं भागती एकदम। परंतु अगर वो पूंजी आ रही है हमारे उधार से, वो पूंजी आ रही है हमारे स्टॉक मार्केट से, इन प्रॉब्लम्स की वजह से क्या पे कमीशन की टाइमिंग सही है नहीं है, दैट इज इस क्वेश्चन। नहीं, वो तो केवल ये कहना कि उससे वो हुआ है नहीं। बाकी रही पे कमीशन की बात, पे कमीशन जैसा कि बोला, लोगों को किसी को अवधारणा नहीं है, परंतु 10 साल में होता है, 5 साल में होता तो असर कम पड़ता। और पिछले 3 पे कमीशन में यही हाल रहा। जिस समय हालात गड़बड़ थे, उसी समय ये पे कमीशन आया। ये कोइंसिडेंस रहा या कुछ और रहा, परंतु पे कमीशन से फ़र्क कितना पड़ेगा ये आने वाले समय में पड़ेगा, परंतु ये 10 साल में होना है तो होना है। नहीं, लेकिन एक बार ये भी तो कहा गया कि जब 6 पे कमीशन आया, उसके बाद जिस समय लागू हो रहा था उस समय अर्थव्यवस्था खराब हालत में थी, लेकिन लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ी और अर्थव्यवस्था को संभालने में थोड़ा ऐसा है कि वो फिर वो आप उसमें चले गए। अगर हम ये कहें कि कंजम्पशन लेड ग्रोथ या इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ, तो वो कंजम्पशन जो हमारा 2009 में 8 में 9 में जो आया, वो कंजम्पशन लेड जो स्टिमुलस था, उस कंजम्पशन स्टिमुलस का एक बहुत बड़ा परिणाम है जो आज हम इस हालात में हैं। हाँ, पूछो। मेरा क्वेश्चन राजा सर से है। सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा प्राइवेट सेक्टर करप्ट होते हैं, वो करप्शन फैलाते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर प्राइवेट सेक्टर करप्ट है तो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते हैं, वो उन्हें सपोर्ट क्यों करते हैं? दिस इज द रियल, ये जो करप्शन का जड़ में पकड़ा है, ये मिक्स होते हैं ना। करप्शन, वन करप्शन बीट्स द अदर करप्शन। ये तो यहां चर्चा करने की मुद्दा नहीं है, बहुत बड़े समस्या। अब एक किसको टैक्स एवेड करना है बताइए? टैक्स एवेशन किसका जरूरत है? आप कह रहे हैं कि किसी स्तर पर साठ-गांठ रहती है, साठ-गांठ की वजह से नहीं हो पाता है। तो मैं समझता हूं कि शायद जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बने पे कमीशन की इस दफा, उसमें अगर एक रेफरेंस उनको ये भी किया जाए, द इम्पैक्ट ऑफ रिविजन ऑफ सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑन द प्राइवेट सेक्टर। ब्रिटेन में एक एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, वहाँ कहीं भी पे कमीशन, इस तरह का पे कमीशन नहीं होता। वहाँ एक परमानेंट मैकेनिज्म है, हर 3 साल में जैसा प्राइस, 2 साल में प्राइस इंडेक्स जो बढ़ती है, वो मूल वेतन से मर्ज करके
नया वेतनमान ऑटोमेटिकली आ जाते हैं विथ आउटसाइड कंपैरिजन, विथ फेयर कंपैरिजन विथ आउटसाइड वेजेस। ये सिस्टम इस तरह का, ये सब चर्चा की जरूरत भी खत्म हो जाएगा। दूसरे हम भी बोलते हैं, वासुदेव साहब और श्रीवास्तव जी ने कह रहे थे कि हम भी कहते हैं परमानेंट वेज रिव्यू बोर्ड हो जाए, वाइडर स्ट्रक्चर, हम सब बैठ के वो स्ट्रक्चर के अंदर हर डिपार्टमेंट अपनी जरूरत के आधार पर तनख्वाह तय करे। तो इसका मतलब ये है कि वेतन आयोग बनाने से पहले इन सब चीजों पर भी गौर करना चाहिए था कि एक परमानेंट संस्था क्यों ना बना दी जाए, विदेशों के में जिस तरह से वेतन बढ़ाए जाने की प्रक्रिया है उसे क्यों ना अपनाया जाए, वैज्ञानिक प्रक्रिया को क्यों ना अपनाया जाए, और जो सुझाव आपने दिया है वासुदेव साहब कि जो स्किल बेस्ड, जो परफॉर्मेंस बेस्ड जो वेतन देने की प्रक्रिया है उसे क्यों ना अपनाया जाए, और जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़ाए जाते हैं उसका प्राइवेट सेक्टर पर क्या असर पड़ता है, इन तमाम चीजों को उम्मीद की जा सकती है कि आने वाला जो 7वां वेतन आयोग है कम से कम वो जरूर गौर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। नमस्कार।